हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था और एक मॉडल दिया था। ये मॉडल परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया था। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर एक चक्कर करता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो उसके ऊर्जा का विकिरण होता है। ऊर्जा का विकिरण होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी तो वो धीरे धीरे रोटेट करता हुआ स्पाइरल फॉर्म में रोटेट करता हुआ नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु संरचना समाप्त हो जाएगी। परमाणु संरचना समाप्त हो जाने से पूरा परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये जो चीज़ थी ये रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे। तो इसको समझाने के लिए बोर ने एक मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनका जो कोणीय संवेग, जिन कक्षाओं में कोणीय संवेग जो L होता है वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसे बोर का क्वांटम प्रतिबंध कहा गया। क्वांटम प्रतिबंध कहा गया। दूसरा, उन्होंने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ऐसी कक्षाओं में लगाता है जहां पे ऊर्जा का विकिरण नहीं होता और ये कक्षाएं स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का जो उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में पूरा संक्रमण होता है, उनके ऊर्जाओं का जो अंतर होता है एक इक्वेशन से उन्होंने बताई थी, E2 - E1 = hν होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करता है तो hν ऊर्जा का एक क्या करता है, फोटोन उत्सर्जित करता है। तो ये जो प्रतिबंध था इसे कहा गया आवृत्ति प्रतिबंध। और आवृत्ति प्रतिबंध से ही जो हाइड्रोजन एटम था उसके स्पेक्ट्रम की पहचान की गई। अब इसे कैसे की गई? अब E2 - E1 = hν होता है। इसको अगर हम कहें E2 - E1 = hc/λ, यहाँ पे अगर 1/λ की बात करूं तो 1/λ = हो जाएगा आपका E2 - E1 hc। ये चीज यहाँ पर 1/λ जो है तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित करेगा कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आएगा तो किस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश या कि तरंग दैर्घ्य की तरंग को उत्सर्जित करेगा। यहाँ पे दृश्य तरंग भी हो सकती है। एक और चीज यहाँ पे बताई गई थी कि जो ये 1/λ होता है ये तरंग दैर्घ्य या तरंग संख्या भी कहलाती है। इससे हम आवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हैं। एक और चीज, यहाँ पे जो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा थी उसे भी बोहर ने बताया था। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है En होता है -me⁴ 8ε0² होता है, h² और n² होता है। ये चीज उन्होंने बताई थी कि nवीं कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तब उसकी जो कुल ऊर्जा होती है En = -me⁴ 8ε² h² होता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाता है तो वहां पर केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुकता है। उसके बाद पुनः उसका निम्न ऊर्जा अवस्था में संक्रमण होता है। दोनों कक्षाओं के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ही वहां पर फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है और उसके बराबर की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो रिलीज होती है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि ये E2 और E1 अगर मैं n की जगह 1 और 2 रखूं, यहाँ पे n की जगह 1 और 2 रखूं तो 1/λ बराबर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो = होगी यहाँ पे me⁴ 8ε² और यहाँ पे 1 ये hc भी है तो ये हो जाएगा आपका hq c।
और यहाँ पे आपका E2 अपॉन E1 से हो जाएगा 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है यह किसी भी तरंगदैर्घ्य का जो होता है परमाणु स्पेक्ट्रम के अंदर तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। और ये जो पूरा नियतांक होता है इसे हम R से रिप्लेस कर देते हैं, R जिसे हम रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला आता है 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले से ही हम परमाणु स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करते हैं। अब परमाणु स्पेक्ट्रम के अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता यह है कि जब भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में संक्रमण करे या दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन तीसरी चौथी पांचवी में करे या तीसरी कक्षा से पांचवी छठी सातवीं कक्षा में अगर संक्रमण करे तो उसके अनुसार एक स्पेक्ट्रम श्रेणियां बनाई गई हैं। स्पेक्ट्रम श्रेणियां जो बनाई गई है उसके अंदर पहली जो श्रेणी होती है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी क्या होती है? लाइमन श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से किसी भी उच्च ऊर्जा अवस्था चाहे Na2 = 2, 3, 4, 5 into मतलब उच्च जो कक्षाएं हैं वो दूसरी तीसरी या चौथी कक्षा में या अनंत तक अगर वह संक्रमण करता है तो संक्रमण करने के पश्चात जब इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी प्रारंभिक ऊर्जा अवस्था में आता है तो उसके बराबर एक तरंगदैर्घ्य क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर N1 बराबर 1 तो फिक्स हो जाता है, लेकिन N2 की वैल्यू 2, 3, 4 सबसे पहली वैल्यू N2 बराबर 2 पर और सबसे जो अंतिम वैल्यू होती है N2 बराबर इन्फिनिटी पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो लेमडा मैक्सिमम होता है वो हमें प्राप्त होता है 1215 एंगस्ट्रॉम और लेमडा मिनिमम जो होता है वो प्राप्त होता है 912 एंगस्ट्रॉम। यह एकमात्र ऐसी श्रेणी होती है जो पराबैंगनिक क्षेत्र में प्राप्त होती है। पराबैंगनिक क्षेत्र में ही यह केवल प्राप्त होती क्योंकि इसकी जो तरंगदैर्घ्य आपको दिखाई दे रही है पराबैंगनिक क्षेत्र की ही तरंगदैर्घ्य है। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से, कौन सी कक्षा से? द्वितीय कक्षा से तीसरी चौथी पांचवी या अगली कक्षाओं में संक्रमण करता है तो वहां पर जो श्रेणी प्राप्त होती है बामर श्रेणी प्राप्त होती है। बामर श्रेणी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो N1 बराबर दूसरी कक्षा से N2 बराबर तीसरी चौथी या पांचवी कक्षा में संक्रमण करता है। इस कक्षा में संक्रमण करता हुआ तो उच्च ऊर्जा अवस्था से जब पुनः दूसरी कक्षा में या चौथी से दूसरी में या पांचवी से दूसरी में जब संक्रमण करता है तो इसके अंदर जो तरंगदैर्घ्य होती है वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर लेमडा मैक्सिमम जो होती है वो 65-63 एंगस्ट्रॉम जो होती है प्राप्त होती है अधिकतम तरंगदैर्घ्य, और मिनिमम जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 36-46 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। यहां बताने वाली यह बात है कि ये एकमात्र ऐसी श्रेणी होती है जो कि दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। दृश्य क्षेत्र में भी इसके 4 और H अल्फा, H बीटा, H गामा और H डेल्टा रेखाएं भी प्राप्त होती हैं और ये सारी की सारी दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। एकमात्र ऐसी श्रेणी है जो दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके बाद जो तीसरी होती है वो होती है पाषाण श्रेणी। पाषाण श्रेणी में क्या होता है? पाषाण श्रेणी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन N1 बराबर तीसरी कक्षा से जब N2 बराबर चौथी पांचवी या छठी कक्षा में संक्रमण करता है और इससे ज्यादा की कक्षाओं में भी संक्रमण कर सकता है तो यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम जो होता है, मेरे पास एक नोट्स है मैं उससे आपको बताता हूँ। तो पाषाण श्रेणी में जब ये अधिकतम जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है तो अधिकतम जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 18,752 एंगस्ट्रॉम और जो लेमडा मिनिमम होती है जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होती है जिस श्रेणी की सीमा कहते हैं वह 8,204 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। और यह जो श्रेणी होती है यह पराबैंगनी क्षेत्र में नहीं, दृश्य क्षेत्र में नहीं, ये अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। किस में प्राप्त होती है? अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके बाद जो चौथी श्रेणी है वो आपकी आती है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी क्या होती है? ब्रैकेट श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह N1 बराबर चौथी कक्षा से N2 बराबर
5वीं 6ठी या 7वीं कक्षा में संक्रमण करता है, इसके अंदर जो लेमडा मिनिमम होता है, लेमडा मैक्सिमम सॉरी, पहले लेमडा मैक्सिमम लिखते हैं। लेमडा मैक्सिमम जो होता है अधिकतम तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है 40,514। कितना? 40,514 एंगस्ट्रॉम। और जो मिनिमम लेमडा मिनिमम प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है आपकी 14,585। 14,585 एंगस्ट्रॉम जो होती है वो प्राप्त होती है। इसके बाद अंतिम जो कक्षा होती है वो होती है फुंड श्रेणी। फुंड, इसको PFUND लिखते हैं, FUND नहीं लिखते हैं। इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से 6ठी 7वीं 8वीं या इन्फिनिटी कक्षा में संक्रमण करता है, मतलब N1 बराबर जब इसका 5 होता है और N2 बराबर जब इसका 6, 7 या 8 कुछ भी हो सकता है इसके ऊपर, तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जब प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है यहाँ पर N2 बराबर 6 के लिए। और ये जो होती है ये वैल्यू होती है 74,583। 74,583 एंगस्ट्रॉम। और जो लेमडा मिनिमम होती है वो प्राप्त होती है आपकी 22,789। 22,789 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे बताने मैं चाहूँगा कि जो ये सारी श्रेणियां होती है उसके अंदर सिर्फ लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र के अंदर प्राप्त होती है। बाकी तीनों जो श्रेणियां होती हैं वो अवरक्त क्षेत्र, दूर अवरक्त क्षेत्र या अति सुदूर, जिसको हम सुदूर अवरक्त क्षेत्र कहते हैं, टू फॉर इंफ्रारेड रीजन के अंदर फाइंड आउट होती हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन, ये विजिबल रीजन और ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये सारी सीरीज क्या होती है, हमें ऑब्टेन होती हैं। और ये जो वेवलेंथ की जो इक्वेशन होती है, परमाणु स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ की जो इक्वेशन होती है उसको हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा था। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे हम उतना आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।